नमस्कार आप सभी श्रोताओं को कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में मैं हूं निखिल कुमार और तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ और कमेंटेटर श्री गौस मोहम्मद जी। गौस जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया और सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ में। सूर्य कुमार यादव आईसीसी 2020 क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने। महिला क्रिकेट में रेणुका सिंह को वुमेन्स इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला कल रांची में। सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी कल सुबह ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में मिक्स्ड डबल्स का फाइनल खेलेगी। और लक्ष्य सेन ने इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। तो गौस जी, आईसीसी ने अवार्ड्स की एक श्रृंखला जारी कर दी जिसमें कई सारे क्रिकेटर्स को चुना गया है, तरह तरह के पुरस्कार दिए गए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन से खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार दिया गया, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को चुना है। वहीं पुरुष एक दिवसीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर पाकिस्तान के बाबर आजम बने हैं। पुरुष 2020 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए भारत के सूर्य कुमार यादव को प्राथमिकता दी गई है। दक्षिण अफ्रीका के मार्को जॉनसन पुरुष इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुन लिए गए हैं। बाबर आजम को सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी दिया जाना सुनिश्चित किया गया है। इंग्लैंड के नेट साइवर ने रॉचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया है। महिला क्रिकेट की यदि हम बात करें तो भारत की रेणुका सिंह को वुमेन्स इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। एक दिवसीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर इंग्लैंड की नेट साइवर को बनाया गया है। वहीं महिला 2020 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए ऑस्ट्रेलिया की ताहिलिया मैकग्रॉ को तवज्जो दी गई है। शीतल, स्पोर्ट्स स्कैन। तो गौस जी, सबसे पहले हम जिक्र करेंगे सूर्य कुमार यादव का, एक ऐसा नाम जो भी हाल के दिनों में सूर्य की तरह वाकई चमक रहा है। बेशक, क्योंकि उन्होंने आने के बाद कभी कभी क्या होता है कि कोई खिलाड़ी नया आता है पर वो 1-2 मैच अच्छा करता है, उसके बाद परेशान होता है, मुश्किल होती है, फिर एक गैप के बाद फिर परफॉर्म करता है। पर सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह से तेज गति के साथ रन बनाए हैं, 3 शतक बनाए हैं, अपने कप्तान जो उनके हमारे रेगुलर कप्तान हैं रोहित को का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। और जिस तरह सूर्य कुमार चल रहे हैं तो मेरे को नहीं लगता कि कोई घटा उनको रोक पाएगी। वो इतना शानदार तरीके से चल रहे हैं कि अब ये देखिए कि ये सूर्य कुमार यादव वैसे मुंबई से हैं पर ये आए थे गाजीपुर से, 10 साल के थे, क्योंकि इनके फादर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, तो वो मुंबई में जॉब के लिए आए और वहां शिफ्ट किए। और जिस समय आए, और हमेशा आप ये देख लीजिए कि जैसे हाईली टैलेंटेड खिलाड़ियों के लिए सबसे अच्छी जगह है मुंबई, क्योंकि वहां जो खेलता है उसको क्रिकेट की बारीकी सिखाने वाले जो पुराने क्रिकेटर मुंबई में है वो कहीं नहीं है। तो वहां उन्होंने अपने टैलेंट को एक ऐसा अंतिम रूप दिया कि जिसका सिलसिला अभी मेरे ख्याल से शुरू नहीं हुआ है, अभी तो बहुत बहुत कुछ करेंगे वो जी। और हम यहाँ पर रेणुका सिंह का भी जिक्र करना चाहेंगे जिन्हें वुमेन्स इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। एक शानदार प्लेयर है, उनकी खेल को हम देखते हैं तो एक शानदार खिलाड़ी उनके अंदर नजर आता है हमें। देखिए, ये सूर्य कुमार जिस तरह बल्लेबाजी करते हैं, अगर हम रेणुका की बात करें, हिमाचल प्रदेश की लड़की है, एक उभरती हुई खिलाड़ी के रूप में पूरी दुनिया की क्रिकेट में सामने आई है। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि पुरुष क्रिकेट में तो हमारे क्रिकेटर किसी से कम नहीं है, ये साबित कई बार कर चुके हैं। ये और बात है, कभी कभी वर्ल्ड कप में सावधानी हटी, दुर्घटना घटी में मुश्किल हो जाती है। पर अगर हम देखें लंबे क्रिकेट में भारतीय क्रिकेटर बहुत अच्छा कर रहे हैं। और रेणुका सिंह ने जिस तरह से खेला है, उन्होंने 2019-20 में शुरुआत की थी और कुछ दिन बाद उनका जन्मदिन भी है। और T20 में भी उन्होंने अच्छा किया है और वनडे में भी अच्छा किया है, यानी 18 विकेट लिए हैं और T20 में 23 विकेट लिए हैं। इतनी अच्छी प्रतिभा, और आप जो विकेट लेते हैं ना, वो आपने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ऐसी टीमों के खिलाफ लिया है। तो इससे पता चलता है कि
वो किसी से कम नहीं है। और हिमाचल में जिस तरह आपने देखा होगा धर्मशाला में क्रिकेट का एक तरह से मैं कहूंगा स्वर्ग है, बहुत ही बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वहां के क्रिकेटर बहुत अच्छा कर रहे हैं। पुरुष रणजी ट्रॉफी में भी चैंपियन रह चुके हैं और रेणुका जिस तरह उभर के आई हैं वो काबिल तारीफ है। जिस चीज की भारतीय महिला टीम को जरूरत थी रेणुका सिंह ने वो पूरा किया है। वो सब एक बात मैं यहाँ पर और अपने श्रोताओं को भी बताना चाहूंगा, आपसे भी मैं इसका जिक्र जरूर करूंगा। जहां तक महिला क्रिकेट टीम की बात हुई, बॉलिंग का एक कभी मतलब कुछ समय पहले तो एक समस्या मानी जाती थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे खिलाड़ी उभर कर आ रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और उन लोगों की बराबरी कर रहे हैं जिन्हें वाकई बहुत अच्छा बॉलर माना जाता है। बेशक आप ये देखिए ना कि कई मौकों पर हमने ऑस्ट्रेलिया को पराजित भी किया है, इंग्लैंड को भी पराजित किया है और बाकी की टीमों के साथ भी। उसकी वजह यह है कि बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी निपुणता हासिल की है, परफॉर्म कर रहे हैं और रेणुका सिंह उसकी जीती जागती उदाहरण है। जी, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 2020 मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला कल रांची में शाम 7 बजे से खेला जाएगा और हाल ही में न्यूजीलैंड को 3-0 से पराजित किया है भारतीय टीम ने। मेजबान भारत ने हैदराबाद में खेले गए पहले एक दिवसीय मैच में न्यूजीलैंड को 12 रन से शिकस्त दी थी। रायपुर में खेले गए दूसरे मैच में 8 विकेट से हराया और फिर इंदौर में खेले गए तीसरे मैच में न्यूजीलैंड को 90 रन से पराजित किया था। तो ये शानदार जीत भारतीय टीम ने हासिल की है। लगातार भारतीय टीम का प्रदर्शन बहुत ही उत्साहजनक देखा गया है और 2020 की जहां तक बात है तो वहां भी भारतीय टीम पिछले कुछ श्रृंखलाओं में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। बेशक अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अब ये देखिए कि इस जो भारतीय टीम T20 है, जो वनडे में जिस तरह उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया था, उसके 8 खिलाड़ी इसमें शामिल नहीं हैं जो रांची में कल खेलेंगे। तो इससे प्रतिभा कितनी है। और आप ये देखिए कि कहना जो पुराने क्रिकेटर या कोई भी स्पोर्ट्स के हैं वो कहते हैं कि अगर आपकी टीम में मजबूती आनी है तो एक पोजीशन पे आपको 3-3 ऑप्शन चाहिए। तो भारतीय क्रिकेट को वो हासिल है कि अगर कोई खिलाड़ी डगमगाता है तो उसके दूसरा और तीसरा ऑप्शन मौजूद है। और यहां पर हम देखें पृथ्वी शाह हैं, राहुल त्रिपाठी, ऋतुराज शायद मेरे ख्याल से इंजर्ड हुए हैं, शुभम गिल हैं, सूर्य कुमार यादव जिनका नाम यकीनी तौर पे सूर्य के जैसे है, दीपक हुडा, हार्दिक पांड्या जो कैप्टन होंगे, वाशिंगटन सुंदर और ईशान किशन। और जहां तक न्यूजीलैंड की बात है उनके पास जो खिलाड़ी हैं उसमें अगर हम कानबे या एलन या मार्क चैपमैन की बात करें, अच्छे बैट्समैन हैं, मिशेल और टिकनर और हेनरी चिपले, ये तेज गेंदबाज हैं और उनके पास भी यहां अब ये देखना होगा कि आपकी फील्डिंग है ना। तो न्यूजीलैंड हमेशा फील्डिंग में बहुत अच्छा रहा है लेकिन वनडे में उनको हार का सामना करना पड़ा। तो ये जो टीम है, जिस तरह भारतीय टीम परफॉर्म कर रही है, मुझे लगता नहीं है कि न्यूजीलैंड रोकने में कामयाब होगी। भारतीय एक तूफान जो है वनडे में था वही T20 में रहने की संभावना है। और चूंकि भारतीय टीम ने अब एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में जीत हासिल करने के बाद रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त कर लिया है, 2020 में ऑलरेडी हम नंबर 1 है। टेस्ट क्रिकेट में हम कैसे क्या कर सकते हैं इस बारे में आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप करने के बाद वनडे टीम रैंकिंग में पहले स्थान पर कब्जा कर लिया है। वहीं 2020 की रैंकिंग में भी टीम इंडिया नंबर 1 पर बनी हुई है। अब अगर बात करें टेस्ट क्रिकेट की तो भारत यहां पर ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे पायदान पर है। ऐसे में इंडिया के पास अब मौका है तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 टीम बनने का। भारतीय टीम 9 फरवरी से ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी। इस सीरीज का परिणाम जहां वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की टैली पर तो असर डालेगा ही, साथ ही रैंकिंग में भी इससे बदलाव होगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए भारत को हर हाल में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतनी ही होगी। अगर टीम इंडिया 2-0, 3-1, 3-0 या 4-0 से ये सीरीज जीत जाती है तो वो टेस्ट में भी नंबर 1 की टीम बन जाएगी। टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर काबिज ऑस्ट्रेलिया के 126 रेटिंग पॉइंट्स हैं, तो दूसरे स्थान पर मौजूद भारत के 115 अंक हैं। भारत के बाद तीसरे स्थान पर इंग्लैंड है जिसके 107 अंक हैं, तो चौथे स्थान पर 102 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दक्षिण अफ्रीका मौजूद है। न्यूजीलैंड की टीम टॉप 5 की आखिरी टीम है जिसके 99 पॉइंट्स हैं। दिव्या तोमर, स्पोर्ट्स कैन। तो भारतीय टीम की रैंकिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे गौस जी? देखिए, जिस तरह T20 में किया है और अब हमें सबसे बड़ी जो चुनौती मिलने जा रही है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हम खेलेंगे, घरेलू सीरीज होगी और उसमें ऑस्ट्रेलिया पहली टेस्ट रैंकिंग में
पहले पायदान पे है, भारतीय टीम दूसरे पे चल रही है। पर उम्मीद की जानी चाहिए कि पहले तो एक ऐसा होता था कि भारत के अंदर जब कोई टीम आती थी वो ये सोच के चलती थी कि यहाँ पे स्पिनर्स का बोलबाला रहेगा। अब वो विकेट नहीं है, काफी दोनों के 50-50% चांस होते हैं बॉलिंग और बैटिंग के। तो अच्छी विकेट है और उसमें जिस तरह से भारतीय बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हैं, वहां पे सबसे बड़ी चुनौती जो हमें मिलेगी कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जो बैट्समैन हैं उनको धाराशायी करने के लिए हमारे बॉलर्स को ये देखकर हमको खिलाना पड़ेगा कि जो बैटिंग में मेहनत करेंगे बल्लेबाज, तो आपको ब्रेक थ्रू जल्दी जल्दी लेने के लिए कुछ विशेष करना होगा। तो इसमें कोई शक नहीं है कि टेस्ट रैंकिंग में भी हम ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ के पहले पर आ सकते हैं। जी, और अंडर 19 महिला क्रिकेट की बात करें तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम आईसीसी 2020 विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में कल दक्षिण अफ्रीका में न्यूजीलैंड के साथ खेलेगी। मुकाबला दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा, जबकि खिताबी मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। और बढ़ते अब हम टेनिस की ओर, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मिक्स्ड डबल्स फाइनल में कल रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा का सामना लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस से होगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 6:30 बजे से शुरू होगा। सानिया और बोपन्ना ने सेमीफाइनल में देसरा क्रॉजिग और नील स्कुपस्की की जोड़ी को हराया था। वहीं महिला सिंगल्स में एलेना रायबाकिना ने आज विक्टोरिया अजारेंका को हराकर फाइनल में जगह बनाई। पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच का सामना टॉमी पॉल से होगा। तो कल सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना से क्या उम्मीदें लगाई जा सकती हैं? देखिए, रोहन बोपन्ना जो है और सानिया मिर्जा दोनों अनुभव अगर देखा जाए फाइनल के अंदर, तो उनका लुइसा स्टेफनी और राफेल मोटाज जो ब्राजील के हैं इनसे कहीं बेहतर है। और अगर हम एज की बात करें, लुइसा 25 साल की है, राफेल 27 साल के हैं और वहीं पर सानिया 36 साल की हैं और अब बोपन्ना 42 साल के हैं। पर दोनों की जो फिटनेस है और खास करके मिक्स डबल है, ये डबल्स में, उसमें आप कोर्ट का इस्तेमाल किस तरह करते हैं, आपकी जो पोजीशनिंग है, तो रिफ्लेक्सेस अभी कोई इतने परेशान करने वाले नहीं हैं डबल्स के अंदर। तो उम्मीद है रोहन बोपन्ना और सानिया जो कि अब कह रही हैं कि वो संन्यास लेने जा रही हैं, तो मेरे ख्याल से एक ऑस्ट्रेलिया में वो एक शानदार परफॉर्मेंस देंगी रोहन बोपन्ना। उनके साथ उनकी जोड़ी, उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर है। और हॉकी की हम बात करें तो राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में FIH हॉकी विश्व कप में भारत और जापान के बीच मुकाबला जारी है। चौथे क्वार्टर में चल रहे मैच में भारतीय टीम 5-0 से आगे है। जो प्रदर्शन भारतीय टीम को पहले करना चाहिए था, शायद वो अब हो रहा है। जी देखिए, जापान पे 8-0 से आगे हैं। वहां पर कभी कभी ऐसा होता है, एक बेहतरीन टीम, भारतीय टीम जो है लीड लेकर 3-1 से, उसके बाद बराबरी हुई और उसके बाद शूट आउट में भी एडवांटेज की स्थिति में थी। लेकिन वो दिन अगर पर्टिकुलर दिन अगर आपका नहीं है तो एक बड़ी टीम मुकाबला हार जाती है। वो पर्टिकुलर दिन जो था भारतीय हॉकी टीम का अच्छा नहीं था, इस वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा। अन्यथा पूरे मैच में और शूट आउट तक भी अच्छा खेल पेश किया था भारतीय टीम ने। पर जब शूट आउट आता है तो यहाँ पे भाग्य का सहारा जरूर होता है। उस दिन भारत के साथ भाग्य नहीं था और जापान को जिस तरह शिकस्त दी, इससे पता चलता है कि फिनिशिंग भारतीय टीम की अच्छी है, लेकिन उस दिन क्लिक नहीं किया। जी, और श्रोताओं को बता दें कि विश्व कप के सेमीफाइनल में कल भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया का सामना जर्मनी से और बेल्जियम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। और लक्ष्य सेन ने इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। उन्होंने मलेशिया के एनजीत चे योंग को 19-21, 21-8, 21-17 से पराजित किया। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए लक्ष्य का मुकाबला कल इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टे से होगा। और टेबल टेनिस में भारत की मणिका बत्रा ITTF रैंकिंग में अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ 33वें स्थान पर पहुंच गई है। नवंबर में एशियाई कप में कांस्य पदक जीतने वाली मणिका दोहा में WTT कंटेंडर के सेमीफाइनल में पहुंची थी और उन्हें कुल 140 अंक प्राप्त हुए। और इस बीच एशियाई ओलंपिक परिषद ने रूस और बेलारूस के एथलीटों को 2023 के एशियाई खेलों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। परिषद ने इस संबंध में आज घोषणा की है। अगले एशियाई खेल 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच चीन के हांगझाओ शहर में आयोजित किए जाएंगे। गौस मोहम्मद साहब, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, तमाम बातों पर चर्चा की, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और एक बार फिर रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। इसी के साथ ही अनुमति दीजिए निखिलो कार्यक्रम स्पोर्ट्स का संबंध करने की। नमस्कार।